बच्चों, नवनीत के जो प्रश्न पत्र 2 है उसमें से एक सवाल जो है सवाल का क्रमांक है प्रश्न 4 का तीसरा सवाल है। आज हम वो समझेंगे, पर उससे पहले कुछ नियम समझ लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दो युगपत रेखीय समीकरण के सामान्य रूप दर्शाए गए हैं। ठीक है, कोई भी युगपत रेखीय समीकरण आपको इस तरह से मिलता है ना, 2x + 3y = 9। तो यहाँ पर ये जो पहली संख्या नज़र आती है वो a1 होती है, ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है वो b1 होता है, और ये जो संख्या आपको नज़र आ रही है वो c1 होता है। वैसे ही दूसरा युगपत समीकरण अगर आपको मिला है 4x - 3y = 12, तो ऐसे में a2 किसको कहोगे? इसको। b2 किसे कहेंगे? -3 को। और c2 किसे कहेंगे? 12 को। ठीक है, तो ऐसे में यदि युगपत रेखीय समीकरण में यदि हमने अनुपात निकाला, किसका अनुपात? a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात, ये तीनों अनुपात यदि समान हुए यानी कि एक दूसरे के बराबर हुए, तब आप जब भी युगपत रेखीय समीकरणों का आलेख बनाएंगे ना, तो आपको एक ही रेखा दोनों के लिए प्राप्त होगी। दोनों ही समीकरणों के लिए रेखा एक ही प्राप्त होती है। ऐसा कब होता है? जब तीनों अनुपात यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों अनुपात समान हो, तो ऐसा होता है। अब दूसरा नियम क्या समझना है बच्चों? यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर यह अनुपात c1/c2 के बराबर नहीं है, यानी इस तरह की अगर कोई कंडीशन है कि दो अनुपात तो एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो ऐसे में जब आप युगपत रेखीय समीकरणों का आलेख तैयार करेंगे, तो आलेख में आपको दो समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, यानी कि इन समीकरणों का आलेख किस तरह से होता है? एक दूसरे के समांतर होता है। तो ये होने के बाद अब हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ये प्रश्न पत्र 2 जो आपका नवनीत क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न 4 का तीसरा है ये। यदि युगपत समीकरणों x धन 2y = 1 तथा a ऋण b x धन a धन b गुणे y बराबर a धन b ऋण 2 के असंख्य हल हो, तो a तथा b के मान ज्ञात करो, ऐसा कहा गया है। और आपको इधर देखिए प्रश्नानुसार पहले से बता दिया है असंख्य हल। असंख्य हल कब होता है बच्चों? जब दोनों युगपत रेखीय समीकरणों का आलेख एक ही रेखा हो, यानी कि पहले समीकरण का जो आलेख तैयार होगा उसी पर ये दूसरे समीकरण का आलेख भी आपको प्राप्त होगा। तो ऐसी अवस्था में जब दोनों युगपत समीकरणों के लिए एक ही रेखा प्राप्त होती है, तो हम कहते हैं कि उस युगपत रेखीय समीकरण के असंख्य हल होंगे। ठीक है, जब दोनों समीकरणों के लिए एक ही रेखा प्राप्त होती है तो ऐसे में असंख्य हल होते हैं। और एक ही रेखा कब प्राप्त होती है बच्चों? ऊपर हमने नियम में देखा, जब तीनों रेशियो समान होते हैं तो हमें एक ही रेखा प्राप्त होगी दोनों समीकरणों के लिए। इसका अर्थ है कि हमारे युगपत समीकरणों के असंख्य हल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले में सब मान रखेंगे। ये जो हमें मिला ना, इसी में हम सभी पदों के मान रखेंगे। तो उसके लिए पहले आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना होगा। तो समीकरण जो आपको सवाल में मिला है, एक ये मिला है और दूसरा समीकरण आपको कौन सा मिला है? ये वाला। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 में a1 क्या मिला है बच्चों? x के बगल में संख्या दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि वहाँ पर आपको क्या लेना होता है? +1 होता है। तो a1 कितना हुआ बच्चों? +1 हुआ। वैसे ही b1 के लिए आपको y के बगल की संख्या लेनी होती है, यानी कि +2, और c1 के लिए आपको बराबर के दूसरी तरफ जो संख्या दिखाई दे रही है वो आपका c1 होता है, यानी कि +1। वही हाल दूसरे समीकरण के लिए भी है। दूसरे समीकरण में आपको a2 जो है वो क्या मिल रहा है? a ऋण b। इसके बाद b2 जो है वो क्या मिल रहा है? a धन b। और c2 क्या मिल रहा है? ये a धन b ऋण 2।
इस तरह से हमें मिल गया है A2, B2 और C2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे मान हैं A1, B1 और C1 और A2, B2, C2 किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। समझ में आया? इसमें सभी मानों को हमें रखना है। कैसे रख रहे हैं, देखिए A1 बट्टे A2 है ना, तो A1 बट्टे A2, ये देखिए A1 का मान 1 और A2 का मान ये, तो देखिए A1 बट्टे A2 रखा गया है। इसके बाद B1 बट्टे B2 तो 2 और ये B2 का मान है A प्लस B, तो 2 बट्टे A धन B है। इसके बाद C1 का मान है 1 और C2 का मान है A धन B ऋण 2, तो 1 बट्टा A धन B ऋण 2 रखा गया। अब क्या करना है, ये जो हमें तीनों अनुपात समान मिले ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, दो समीकरण हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक बार है ना हम इन दोनों को लेकर समीकरण निकालेंगे और एक बार हम इन दोनों को लेकर समीकरण निकालेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को हम ले लेते हैं। इन दोनों को लेने का मतलब आपको पहले दो पदों को लेना है, तो देख सकते हो आप 1 बट्टे, ये देखो ये 1 बट्टे A ऋण B बराबर 2 बट्टे A धन B। इसको हल कैसे करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1 का गुणा किसके साथ होने वाला है, A धन B के साथ, तो देखिए इधर किया। इसके बाद 2 का गुणा किसके साथ होने वाला है, A ऋण B के साथ। A धन B का गुणा 1 के साथ होगा तो A धन B ही आएगा। 2 का गुणा 1 के साथ होने वाला है तो 2A आएगा, ऋण है तो ऋण आएगा, और 2 का गुणा B के साथ होने पर 2B आता है। ठीक है, अब क्या करना है, B के साथ उसका जो जोड़ीदार है 2B, इसे हम साथ में लाएंगे पक्षांतरण के द्वारा। ऋण 2B जो है पक्षांतरण होने के बाद धन 2B बन जाता है। इसके बाद ये जो 2A तो है ही, ये A आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में नज़र आ रहा है उसका पक्षांतरण होने पर बन जाता है ऋण A, यानी कि -A। अब इसको सॉल्व करना है। 2B और ये जो 1B आपको दिख रहा है, यानी कि 2B और 1B ये दोनों जुड़ जाएंगे और इसके बाद ये बन जाएंगे 3B। ये देखिए 3B, और 2A में से जब आप 1A को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1A ही मिलेगा। तो देखिए 3B बराबर A आया ना। अब इसको समीकरण में कैसे तब्दील करेंगे, 3B का यानी कि 3B का पक्षांतरण करेंगे तो ये बन जाएगा A ऋण 3B, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह गया, 0 रह गया। इसके बाद समीकरण को केवल अरेंज कर दिया है, A ऋण 3B को लेफ्ट और 0 को राइट में कर दिया है, और हमारे इस समीकरण का क्रमांक कितना बनेगा बच्चों, 1 बनेगा। अब इसके बाद हमने क्या किया ना, दूसरी जोड़ी ली है। दूसरी जोड़ी मतलब ये देखिए ये वाली जोड़ी, ये वाली 2 बट्टे A धन B बराबर 1 बट्टे A धन B ऋण 2, ये वाली जोड़ी लेकर अब हम दूसरा समीकरण निकालेंगे, युगपत रेखीय समीकरण का दूसरा समीकरण। तो ये जोड़ी ली है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है एज यूजुअल। 2 का गुणा A धन B ऋण 2 के साथ और 1 का गुणा A धन B के साथ हल करना है। 2A प्लस 2B और इसके बाद -4, हिंदी में कहें तो 2A धन 2B ऋण 4, और 1 का गुणा A धन B के साथ होने पर ये आएगा। इसके बाद पक्षांतरण करके आपको हल करना है, आता है ना आपको। 2A के साथ ये A का पक्षांतरण होने पर क्या बन जाएगा, ऋण A। 2B के साथ उसका जो फैमिली का घटक है यानी B, उसका पक्षांतरण कर ले आएंगे तो -B, और यहाँ पर देखो -4 है तो ये -4 है, क्योंकि दोनों का पक्षांतरण हो गया। किन दोनों का पक्षांतरण हो गया है, इन दोनों का, A का पक्षांतरण भी हो गया और B का भी, जिस वजह से राइट हैंड साइड में अब क्या बचेगा, 0। अब 2A में से जब आप 1 A को घटाओगे तो A आएगा, और 2B में से 1 B घटाने पर B आएगा, और इस तरह से हमारा दूसरा समीकरण तैयार होगा, A धन B बराबर 4। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए बच्चों। पहला समीकरण क्या आया था, A ऋण 3B बराबर 0, और दूसरा समीकरण आया है A धन B बराबर 4। तो दोनों समीकरणों को लेकर निरसन पद्धति या विलोपन पद्धति से आपको हल करना है। हल करने के लिए कुछ नहीं है, आप देख रहे हो
यहाँ पर दोनों समीकरणों में जो a है वो आपको समान मिला हुआ है, केवल यहाँ पर दोनों की साइन प्लस है और आपको पता है कि यदि हमें निरसन करना है तो दोनों की साइन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, विरोधी होनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर घटाने का डिसीजन लेंगे दोनों समीकरणों को। इससे क्या होगा, नीचे के जो समीकरण है यानी समीकरण 2 के सभी पदों के चिन्हों में परिवर्तन आ जाएगा, यानी प्लस a से बन जाएगा माइनस a, प्लस b से बन जाएगा माइनस b और प्लस 4 से ये बन जाएगा, यानी प्लस धन 4 से ये बन जाएगा ऋण 4। इसके बाद प्लस a और ये माइनस a जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास प्लस है और इसके पास अब नया साइन माइनस है, इसीलिए ये कैंसिल हो रहा है। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर माइनस 3b है और नीचे की ओर माइनस b है, जिसकी वजह से ये बन जाएगा माइनस 4b, यानी कि माइनस 4b। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 0 माइनस 4 कितना होगा बच्चों, माइनस 4 होगा, यानी कि 0 ऋण 4 बराबर ऋण 4। अब आपको पता है ऋण 4 का पक्षांतरण होगा, इसके बाद b बराबर होगा ऋण 4 बटे ऋण 4 और फिर कैंसिलेशन होगा, जिसकी वजह से आपको b का मान 1 मिलेगा। अब b का मान मिलने के बाद b का मान हमें क्या मिला बच्चों, 1 मिला। तो अब आपको a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए आपको किसी भी समीकरण में b का मान रखना है। तो समीकरण 1 में हम रखने वाले हैं b का मान। समीकरण हमारा 1 क्या था, a ऋण 3b बराबर 0, इसमें b के बदले में हमें रखना है 1, जिसकी वजह से ये 3 एकम 3 होने की वजह से a ऋण 3 बराबर 0, 3 का पक्षांतरण होने पर 0 धन 3 हो जाता है 3, और इस तरह से हमारे पास a का मान और b का मान दोनों प्राप्त हो गए हैं। सवाल में हमें क्या बोला गया था, सवाल में देखिए हमें बोला गया था कि a तथा b के मान ज्ञात करो। किधर लिखा है ये चीज़, देखिए यहाँ लिखा है। तो हमने सवाल में a और b का मान जो है वो अब प्राप्त कर लिया है। कितना, a बराबर 3 और b बराबर 1। इस तरह से बच्चों ये सवाल को हमें हल करना है। ठीक है।